हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ के तीसरे वीडियो को आपके सामने लेकर आ गए हैं और आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आरंभिक नगर से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है किसी इतिहास को जानने में। तो ये अध्याय स्टार्ट होता है इन दो भाइयों से, जिसका नाम है, एक का नाम है जसपाल और दूसरा का नाम है हरप्रीत। तो ये जब अपने गली में क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक खंडहर घर की बहुत ही ज़्यादा तारीफ हो रही थी। ठीक है, तो आपके भी गांव में, शहर में ऐसा कोई मकान होगा, घर होगा जो काफ़ी पुराना है और उनका या फिर उस घर का बहुत ही ज़्यादा तारीफ लोगों द्वारा किया जाता है। तो आखिर क्यों किया जाता है, उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। तो बहुत सारे से कारण होंगे, जैसे कि इस घर का जो वास्तुकला है काफ़ी बेहतरीन था एवं उसकी जो खिड़की है काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई थी। तो इस प्रकार अभी हम जानेंगे कि आखिर हम इतिहास के बारे में इस पाठ से क्या क्या जानकारी ले पाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट होता है हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा के बारे में आप सब ने बहुत कुछ ऐसे जानकारी प्राप्त कर ली होगी कहीं से भी, जिसमें आपको पता है कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया था, कमेंट में बताना है। तो अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे उन्होंने अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में अभी स्थित है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडहर होगा, पुराना कोई घर होगा। तब उसने इस घर के ईंटों को निकाल लिया और उस ईंट को रेलवे लाइन में बिछा दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल के बाद जो पुरातात्विद होते हैं उन्होंने इस स्थल को ढूंढा और तब जाके पता चला कि ये जो स्थल है यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि यह नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले जितने भी पुरास्थल है वो इसी हड़प्पा स्थल इमारत के नाम से जाना जाता है। इस शहर का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। ठीक है, 4700 साल पहले हुआ था। चलिए और आगे हम जानते हैं कि इन नगरों की क्या विशेषता थी। तो इस नगरों में हमें कहीं दो से ज़्यादा विभाजन देखने को मिलता है, जैसे सेक्टर वाइज बांट दिया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में हमें यह नगर या फिर शहर विभाजित हुआ मिलता है। प्राय जो पश्चिमी भाग था वो छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और जो पूर्वी भाग था वो बड़ा था लेकिन वह नीचे बनाया गया था। ऊंचाई वाले भाग का पुरातात्विद जो है उसे नगर दुर्ग कहा जाता है, यानी उसके द्वारा उसको नगर दुर्ग पुकारा जाता है। जबकि निचले वाला भाग है उसको निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियाँ थी पक्की ईंट की बनाई जाती थी। इसके ईंटें अच्छी तरह से पकी थी कि हजारों साल बाद भी इसके दीवारें आज भी हमें उसी स्थल पर खड़ी देखने को मिल रहा है। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की जो चिनाई है इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत बना रहे। ठीक है, तो वो काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन ईंटों को चुनते थे ताकि वो जो दीवार है काफ़ी मजबूत बना रहे। चलिए और जानते हैं कि कुछ नगरों के जो नगर दुर्ग है यानी ऊंचे वाला भाग है उसमें खास इमारतें हमें बनाई हुई मिलती है। मिसाल के तौर पर जो मोहनजोदड़ो है वो भारत के हमें पश्चिमी इलाके में देखने को मिलता है और पश्चिमी इलाके को ही नगर दुर्ग के नाम से पुकारा गया है या फिर जाना गया है। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो है ये एक खास इमारत है और यहाँ पर एक तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा है। ठीक, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। ईंट का और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी का जो रिसाव है उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी।
तो देखिए कितना बेहतरीन हमें वहाँ पर कला या फिर हम कहें कि इंजीनियर का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि उस समय पानी को रोकने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया गया था। इस सरोवर के दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी। तो सीढ़ी भी बनाई गई थी उसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से, और इसके चारों ओर हमें कमरे भी मिलते हैं। और इस स्नानागार को भरने के लिए कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नगरीय विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे कि यहाँ के जो नागरिक हुआ करते थे किसी विशिष्ट अवसर पर ही यहाँ पर नहाते थे, जो कलिबंगा है। तो चलिए हम इस मैप के माध्यम से पहले जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, लोथल ये सब कहाँ स्थित है। तो ये कुछ मानचित्र इस अध्याय में दिया गया है जिसमें आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा स्थल किस दिशा में स्थित था। तो मोहनजोदड़ो जो कि पश्चिमी तट पर स्थित था, और कलिबंगा कहाँ पर है वो आप बताइए कमेंट में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबको अभी तक दिशा का निर्धारण करना आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोथल और कलिबंगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, कौन से, कलिबंगा एवं लोथल में हमें अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो यज्ञ की भी परंपरा शायद वहाँ होगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े हमें भंडार गृह भी मिले हैं। यह भंडार गृह हमें इस चीज़ का संकेत देता है कि उस समय लोग अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखते थे। वे अपने भोजन को भविष्य में बनाए रखने के लिए उसको इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो ये रहा स्नानागार जो कि देखने में वर्तमान में स्विमिंग पूल के जैसा नज़र आ रहा है। इसमें दोनों ओर से उतरने के लिए हमें सीढ़ी देखने को मिल रहा है एवं बगल में आपको रूम भी देखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं कि भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, तो ज़्यादा ऊंचाई के ये घर नहीं बनाते थे। घर के आंगन में उसके चारों ओर हमें कमरे देखने को मिलते हैं। अधिकांश घरों में एक अलग सा स्नानागार यानी हम कहें कि बाथरूम हमें देखने को मिलता था, और कुछ घरों में हमें कुएं भी मिले हैं। ठीक है, सभी घरों में नहीं, कुछ घरों में हमें कुएं मिले हैं, लेकिन सभी घरों में स्नानागार होता था। कई नगरों में हमें ढके हुए नाले मिले हैं, यानी वे स्वच्छता का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे। इन्हीं सावधानियों से सीधी लाइन में बनाई जाती थी, यानी जो नाले हैं वो काफ़ी सोच समझकर सीधी बनाई जाती थी। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि जो पानी है ये आसानी से बह सके। अक्सर घरों के जो नाले होते हैं सड़क के नाले से आकर जोड़ दिया जाता था, और बाद में एक बड़े नाले में जाकर वो नाला मिल जाता था। नाले के ढके होने के कारण इनमें से जगह जगह मैनहोल बनाए गए थे। तो मैनहोल बनाया गया था जिसके जरिए उन्हें देखभाल या सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, तो देखिए कि वर्तमान में हमें इस प्रकार के कोई सिस्टम ही देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि 4700 साल पहले वे लोग करके गए हैं। नगरीय जीवन के बारे में चलिए जानते हैं कि जो हड़प्पा के नगर है बड़े हलचल वहाँ पर रहता था, जहाँ पर ऐसे लोग रहे होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। तो यहाँ के शासक जो थे वे योजना बनाते थे कि घर और सड़क, नाले कैसे बनाए जाए। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर
तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, यानी ये अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। वे लिपि का भी उपयोग करते थे। इसके अलावा नगरों में जो शिल्पकार होते थे वे पुरुष एवं स्त्री दोनों होते थे, जो अपने घर या किसी उद्योग स्थलों पर तरह तरह के चीज़ों को बनवाते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से वे उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही वे सुदूर देशों की किस्से और कहानियों को भी अपने साथ लाते थे। मिट्टी के बने खिलौने भी लाते थे जिससे कि उसका जो बच्चा है वे खेले, वो खेल कर शांत रहे, जो कि वर्तमान में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक कुआं है और जो कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसके बना एक नाला है और एक कुआं जो कि यहाँ पर बनाया गया है। ये कुआं हो गया और ये सड़क हो गया और सड़क के किनारे आपको सीधी रेखा में नाला भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी बेहतरीन हमें वास्तुकला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस प्रकार के वे खिलौने भी लाते थे। चलिए देखते हैं कि नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। जैसे कि पुरातत्वविदों को ये चीज़ मिली है, उसमें से अधिकतर है पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनी गई कुछ वस्तुएं उन्हें मिले हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने एवं बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक जो वस्तु है वो मनके है, बाट है और फलक है। क्या सबसे आकर्षक वस्तु कौन कौन से मिले हैं? मनके, बाट और फलक। मनके, बाट और फलक यहाँ से मिले कुछ बहुत ही आकर्षक वस्तु हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो मुहरों पर किसका चित्र होता था? सामान्यतः जानवर के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन करते थे और खूबसूरत के लिए वे लाल बर्तन बनाते थे। ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और डिज़ाइन करते थे काले रंग के। तो काफ़ी बेहतरीन लोग उस समय के होते जो कि इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी उन्हें मिली है। और चलिए और भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से कपास के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी जो कपास है वे चिपका हुआ मिला है। कहाँ चिपका हुआ था? तांबे की वस्तु में चिपका हुआ मिला है, सोने चांदी के अवशेषों में हमें मिला है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि फेंस क्या है। फेंस जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के नज़रिए से। फेंस क्या है ये आपको याद रखना है। तो फेंस के बारे में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी गई है। तो फेंस जो है ये पत्थर या फिर शंख प्राकृतिक रूप से जो कि पाया जाता है, लेकिन जो फेंस है इससे कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। बालू या फिर कहे कि सफिस्टिक जो पत्थर के चूर्ण है उसको गोंद में मिलाकर वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या फिर हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। और ये जो फेंस है इसका क्या बनाया जाता था? इसके मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, ओके, याद रखिएगा। जितना भी पढ़ रहे हैं इसको एक बार आप ज़रूर घर में पढ़िएगा। बुक नहीं है कोई बात नहीं, एक आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी वाला और पढ़ते रहिए। इसमें से जो अधिकांश वस्तुएं हैं उसका निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण या फिर ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे पत्थर को तराशना, मनके को चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। इस प्रकार के कार्य जो करते थे वे विशेषज्ञ होते थे। चलिए पृष्ठ संख्या 26 पर एक चित्र दिया गया है जहाँ पर मूर्ति का एक चेहरा हमें बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाया गया दिख रहा है। इसमें दाढ़ी इतनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम
हो सकता है। तो इस चित्र का ये बात कर रहा है जहाँ पर हमें दाढ़ी भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी बेहतरीन नक्काशी की गई है। तो ये काफ़ी सुंदर है और इसको बनाने के लिए किसी विशेषज्ञ या फिर हम कहेंगे स्पेशलिस्ट ने इसको बनाया है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों के लिए विशेषज्ञ थे या फिर प्रशिक्षण लेते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम के लिए दक्ष या फिर एफिशिएंट थे। कच्चे माल की खोज में, तो कच्चे माल किसे कहते हैं चलिए जान लेते हैं। वैसे तो आपको कच्चे माल के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। तो कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या फिर पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या फिर धातुओं के जो अयस्क है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इससे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा उत्पादन किए गए कपास को हम कच्चे माल कहते हैं, जिसके बाद उसे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ वहाँ ऐसे मिली है, लेकिन तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे वस्तुओं को वे दूर दूर से क्या करते थे, आयात करते थे, यानी इंपोर्ट करते हैं। अभी भी भारत में जो चीज़ मौजूद नहीं है वे भारत विदेशों से मंगाता है। जैसे कि पेट्रोल ही एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने है। हड़प्पा के जो लोग हैं तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो जो तांबा है ये कहाँ से मंगाते थे वे लोग, राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो वस्तु थी वे टीन थी। तो कांसा बनाने के लिए तांबा को और टीन को मिक्स किया जाता था, ठीक है। और इसका आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो टीन को आधुनिक अफ़गानिस्तान एवं ईरान से मंगाया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से होता है और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान से और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो इन चीज़ों को एक बार ज़रूर याद रखिएगा कि सोना का आयात कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था। चलिए आगे देखते हैं कि नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। तो जो लोग थे नगरों के अलावे गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे जो हैं शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और जो दस्तकार है उसके लिए खाने के सामान देते थे। पौधे के जो अवशेष हैं इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों भी उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल का तो कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि ये प्राय लकड़ी के बने होने के कारण वे गल गए हैं या फिर वो नष्ट हो गया है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए वे लोग किस चीज़ का उपयोग करते थे, कई तरीकों का उपयोग करते थे, लेकिन बारिश कम ही होता था। वे नदी पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। कुएं भी हमने देखा कि प्रत्येक घर में तो कुआं नहीं होता था, लेकिन कुछ घरों में हमें कुएं भी देखने को मिला है। तो जो हल है उसका हमें एक खिलौना मिला है। इससे पता चल रहा है कि हड़प्पा के जो लोग हैं खेती करने के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास में जो तालाब था चारागाह होते थे, लेकिन जो सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे और मछली भी पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवर का वे शिकार करते थे। आगे देखते हैं कि हड़प्पा कालीन जो नगर है उसका हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। तो गुजरात में हमें कुछ बस्ती मिला है जो कि प्रमुख है। एक धोलावीरा। तो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे
खदिर बेत के किनारे जो धोलावीरा नगर है वो बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भाग में विभक्त थे, वहीं जो धोलावीरा था वो 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, जिसके अंदर जाने के लिए एक बड़े प्रवेश द्वार था। और इस नगर में एक खुले मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित किया जाता होगा। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के हमें पत्थर में खुदाई पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख है मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाई जाती है। गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पर मिलने वाली जो साबरमती नदी है उसकी एक उपनदी के किनारे बसा लोथल इस स्थल पर एक बसा था। यानी चलिए याद करते हैं कि साबरमती नदी के तट पर कौन बसा हुआ था? लोथल नगर बसा हुआ था, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक बड़ा भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरों एवं मूल्यांकन एवं मुहरबंदी पर मिली है। ठीक है, तो मुहरबंदी क्या होता है कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी एक छाप, यानी गीली मिट्टी को जब दबा दिया जाता है, प्रेस करते हैं, तो जो एक छाप बनता है उसी को मुहरबंदी कहा गया है। ठीक है, तो लोथल जो कि हमने देखा कि लोथल साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है एवं जो धोलावीरा है इसका ज़मीन काफ़ी उपजाऊ था। तो इस प्रकार के कुछ हमें तालाब देखने को मिला है जिसमें वे जल को संचय करके रखते थे। यहाँ पर एक ऐसी इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अबंधे मनके एवं मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। तो चलिए जानते हैं कि मुहरबंद कैसा होता है। तो मुहरबंद कुछ इस प्रकार का होता है जो कि किसी भी वस्तु को सील करने के लिए या फिर पैक करने के लिए वे लोग इस्तेमाल करते थे। थैले को बंद करने के लिए वे इस्तेमाल करते थे। जब यह टूटा हुआ मिलता था तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इसको छुआ है या फिर इसको तोड़ने का प्रयास किया है, इसके अंदर जो रखा हुआ सामान है उसको निकालने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। तो छोड़ने के पीछे कुछ कारण रहा होगा। लेखन, मुहर एवं बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल का आयात काफ़ी कम हो गया। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ के सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली हमें नष्ट होती मिली और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए गए थे। यह सब क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदी सूख गई होगी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावे मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास खाने वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। ठीक है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह नष्ट हो गया कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदी के सूखने का अवसर कुछ ही इलाकों पर हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नए और छोटी बस्ती में जाकर बस गए। इससे लगभग 14 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 5 एवं 8 में। तो हमने आरंभिक नगर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर लिया हूँ। अगर आप
कुछ भी समझे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो इसके अभ्यास प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए ताकि आप अपने प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम में इस प्रकार के जब भी प्रश्न देखें आपको हल करने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।